Welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, this is Kanai Kumar, and today we will continue with our topic, the EMFification of an induction motor. Good morning, friends. आज हम लोग अपने टॉपिक जो EMFification हम लोग पिछले क्लासेस में कर रहे थे उसको आज आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले सॉरी कि इतना दिन से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, कुछ त्यौहार वगैरह में बिजी था। सो अब से सारा जो टॉपिक होगा वो कंटिन्यूस होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इंडक्शन मोटर जब स्टैंडस्टिल कंडीशन में है तो उसमें जो ईएमएफ है वो कैसे इंड्यूस हुआ, कितना इंड्यूस हुआ, व्हाट इज द इक्वेशन, उसका करंट कितना है, उसका पावर फैक्टर कितना है। नाउ जैसा कि हम समझ सकते हैं कि एक इंडक्शन मोटर का जो दोनों पार्ट्स है, स्टेटर एंड रोटर, तो स्टेटर हमेशा स्टेशनरी रहता है, इसीलिए वहां पर जो कंडीशन होगा वो एक ही होगा, स्टैंडस्टिल कंडीशन। लेकिन जो रोटर है वो दो कंडीशन में वर्क करता है, एक स्टैंडस्टिल कंडीशन और एक आपका रनिंग कंडीशन में। तो जब मोटर रुका हुआ है उस समय रिलेटिव स्पीड बिटवीन द फील्ड एंड रोटर इज समथिंग एल्स, और जब वो मूव कर रहा है उस समय रिलेटिव स्पीड आपका डिफरेंट हो जाता है। तो जब रिलेटिव स्पीड चेंज होता है तो लेट अस सी कि आपका जो इंडक्शन मोटर का जो पैरामीटर्स है, खासकर जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटर में इंड्यूस होने वाले फ्रीक्वेंसी की, दैट इज कॉल्ड द रोटर फ्रीक्वेंसी। तो जब स्टैंडस्टिल कंडीशन था उसमें हम लोग देखे थे कि रोटर का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है वही होता था। अब हम लोग देखते हैं कि जब रोटर रोटेट कर रहा है तो उस समय फ्रीक्वेंसी क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या वो सेम है या चेंज कर रहा है। अगर चेंज कर रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस कंडीशन पे वो चेंज कर रहा है और कैसे वो वेरी कर रहा है। तो लेट्स सी। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी इंडक्शन मोटर का जो रोटर का फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज F2S। 2S हम लोग समझे थे, क्यों क्यों लिखे, F2 मतलब हो गया रोटर का फ्रीक्वेंसी, S मतलब अंडर रनिंग कंडीशन, दैट इज स्लिप S। ठीक है, तो उस कंडीशन में मान लेते हैं कि रोटर का स्पीड कितना है, आपका NR है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा आपका NS माइनस NR। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो F2S बराबर क्या हो जाएगा आपका, F2S बराबर हो जाएगा आपका, हम लोग जानते हैं F का फॉर्मूला क्या था, F इजिकल टू पी एन एस बाई 120, यही था। ठीक है, अभी क्या है, जो रिलेटिव स्पीड है वो चेंज हो गया है, वो NS का जगह पर क्या हो गया, NS माइनस NR हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोटर फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल F2S विल बी इक्वल टू P इंटू NS माइनस NR बाई 120। ठीक है, नाउ लेट्स सी। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि NS माइनस NR जो है इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं इक्वेशन को। हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में NS से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एज वेल एज डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इक्वेशन मेरा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं NS माइनस NR इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS इंटू NS। नाउ NS माइनस NR बाई NS दिस इज इक्वल टू NS। ठीक है, यस, ठीक है, सॉरी, NS माइनस NR बाई NS ये क्या हो गया आपका, ये हो गया स्लिप। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गया, S इंटू NS में। ठीक है, सो इसी चीज को जो एस एन एस है इसको यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ऊपर का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, F2S विल बी इक्वल टू NS माइनस NR की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं S इंटू NS, ये लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं F2S इक्वल टू S इंटू पी एन एस बाई 120, और पी एन एस बाई 120 इक्वल टू क्या है, F, दैट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज रोटर फ्रीक्वेंसी इन रनिंग कंडीशन F2S इज इक्वल टू S इंटू F, S इंटू F। दैट मीन्स जो रोटर का फ्रीक्वेंसी होगा रनिंग कंडीशन में वो ऑब्वियसली चेंज करेगा, और उसका वेरिएशन डिपेंड करेगा आपका स्लिप के वैल्यू पे। जितना स्लिप का वैल्यू चेंज होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी आपका चेंज करेगा। अगर मान लीजिए स्लिप बढ़ता है, स्लिप बढ़ता है मतलब स्लिप इंक्रीज करता है, मोटर का स्पीड का डिक्रीज करता है, तो रोटर का फ्रीक्वेंसी भी आपका बढ़ेगा। तो स्लिप का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एस का वैल्यू हो जाएगा 1। कब, जब मोटर रुका हुआ है उस समय रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, F2S इक्वल टू 1 इंटू F, दैट इज इक्वल टू F। दैट मीन्स रोटर का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर। ठीक है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपका हो नहीं सकता है। तो अगर मान लीजिए हम नॉर्मल सप्लाई देते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो अंडर रनिंग कंडीशन रोटर का, अंडर स्टैंडस्टिल कंडीशन रोटर का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा। जैसे जैसे मोटर रन करेगा और स्लिप का वैल्यू रिड्यूस करेगा, आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा रोटर का वो आपका रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो रोटर का फ्रीक्वेंसी अंडर रनिंग कंडीशन आपका एक वेरिएबल टर्म है जो कि आपका स्लिप के आधार पर वेरी करेगा। तो यहाँ पर एक चीज प्रूफ हुआ कि जो रनिंग कंडीशन में जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपका वेरिएबल होगा, जैसे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। नाउ लेट्स सी कि ये तो फ्रीक्वेंसी आपका वेरी करा, बाकी पैरामीटर्स वेरी करते हैं कि नहीं, लेट्स सी। तो आज हम लोग फिर देखते हैं कि द रोटर ईएमएफ। ठीक है, रोटर ईएमएफ अंडर रनिंग कंडीशन। तो रोटर ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो जिस स्पीड से फ्लक्स कट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। और फ्लक्स किस स्पीड से कट करेगा, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटर एंड द फील्ड। फील्ड और रोटर का जो रिलेटिव स्पीड होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो अंडर स्टैंडस्टिल कंडीशन आपका रोटर का स्पीड क्या था, अंडर स्टैंडस्टिल कंडीशन आपका रोटर का स्पीड क्या था, वो था 0। बट जैसे जैसे मोटर रन करेगा उसका रिलेटिव स्पीड बढ़ेगा, तो इस समय में जो रिलेटिव स्पीड होगा दैट विल बी NS माइनस NR, वेयर NR इज द स्पीड ऑफ द रोटर अंडर दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, तो इस केस में आपका जो ईएमएफ कैसे कितना इंड्यूस होगा, लेट्स सी। यहां पर
हम लोग का जो नॉर्मल ईएमएफ इक्वेशन था E2 इज इक्वल टू 4.44 KP2 KD2 5 इंटू F इंटू T2 वोल्ट था। ठीक है, अब इसमें से टर्म्स कौन सा कांस्टेंट है हम लोग देखेंगे। 4.44 ये कांस्टेंट है, KP KD दिस आर द वाइंडिंग वेक्टर्स ये भी कांस्टेंट है। 5 क्या है, फ्लक्स। नाउ जो फ्लक्स आपका बनता है दैट इज अ कॉमन फ्लक्स फॉर द स्टेटर एंड रोटर, दोनों के लिए कॉमन होता है। और ये फ्लक्स किससे बनता है, जो हम लोग सप्लाई देते हैं उसकी वजह से बनता है। और सप्लाई हम लोग जो देते हैं किसी भी मोटर में वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। T2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। T2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। और नंबर ऑफ टर्न्स स्टैंडस्टिल कंडीशन है, रनिंग कंडीशन है, कभी भी आपका बदलता नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि मोटर आपका घूमने लगेगा तो उसका टर्न्स चेंज हो जाएगा, जो टर्न्स आपने पहले एक बार बांध दिया वही रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक ही टर्म बचता है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एक ही टर्म बचता है दैट इज एफ फ्रीक्वेंसी। और अभी हम लोग जस्ट देखें कि रोटर का फ्रीक्वेंसी अंडर रनिंग कंडीशन वो वैरी कर जाता है, दैट इज F2S इज इक्वल टू S इंटू एफ। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर हम पुट करते हैं। अगर हम लोग को ईएमएफ निकालना अंडर रनिंग कंडीशन तो E2S बराबर क्या हो जाएगा आपका 4.44 KP2 KD2 5 इंटू F2S, क्योंकि सिर्फ फ्रीक्वेंसी आपका चेंज कर रहा है, बाकी सब चीज़ कॉन्स्टेंट है, इंटू T2। ठीक है, तो यहाँ से F2S का वैल्यू क्या होता है, S इंटू F2। ठीक है, S इंटू F2 या S इंटू F जो भी आप लिख सकते हैं लिखिए, क्योंकि F2 और F दोनों सेम है, क्योंकि अंडर स्टैंडस्टिल कंडीशन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग F2S के जगह S इंटू F पुट करते हैं। तो अब S को बाहर लेके जाएंगे तो बचेगा 4.44 KP2 KD2 इंटू 5F2 इंटू T2, और इसका वैल्यू कितना है, E2 के बराबर है। यहाँ पर देखिए दैट मीन्स जो अंडर रनिंग कंडीशन E2S बराबर क्या हो जाएगा, S इंटू E2। दैट मीन्स रनिंग कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी आपका स्लिप पे वैरी करेगा, दैट विल बी स्लिप मल्टीप्लाइड बाय द ईएमएफ अंडर रनिंग कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दूसरा पैरामीटर भी देख रहे हैं कि जैसे ही मोटर रन करता है वहां पर ईएमएफ का वैल्यू भी चेंज करेगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका स्लिप पे। इसको अगर प्रैक्टिकली समझना है तो ऐसा समझिए कि पहले तो आपका फील्ड ज्यादा स्पीड से घूम रहा, नॉर्मल स्पीड से घूम रहा, रोटर रुका हुआ है, तो रिलेटिव स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियसली ईएमएफ ज्यादा होगा। जैसे ही मोटर रोटर के साथ में घूमने लगेगा रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। रिलेटिव स्पीड घटेगा तो ईएमएफ का वैल्यू भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो वही चीज है E2 टू S इंटू E2, और स्लिप का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 से 0 के बीच लाई करता है। तो जब भी रन करेगा ऑब्वियसली स्लिप का वैल्यू क्या होगा, आपका पॉइंट में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में आएगा तो ऑब्वियसली E2S का वैल्यू क्या होगा, E2 से आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अंडर रनिंग कंडीशन ईएमएफ ऑल्सो चेंजेस, और वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू स्लिप। और सिंस स्लिप आपका वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट है नहीं, वो स्पीड पे डिपेंड करेगा, इसलिए E2S भी दैट इज ईएमएफ अंडर रनिंग कंडीशन भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल टर्म हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, आपका वेरिएबल टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ईएमएफ आपका वेरिएबल टर्म है और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल टर्म है तो ऑब्वियसली जो करंट और पावर फैक्टर वो भी आपका वेरी करेगा। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रोटर रिएक्टेंस, क्योंकि इंपेडेंस निकालना होगा। और इंपेडेंस में आपका रोटर में दो टर्म आता है, एक आता है रेसिस्टेंस और एक आता है रिएक्टेंस, और दोनों का कॉम्बिनेशन आपका होता है इंपेडेंस। तो सिर्फ रोटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो आपको फ्रीक्वेंसी फ्री है, वो उसमें फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रिएक्टेंस आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और सिर्फ रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी जो है अंडर रनिंग कंडीशन चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली है कि रिएक्टेंस का वैल्यू भी आपका चेंज करेगा। तो X2S इक्वल टू क्या होता है आपका 2πf2s इंटू L2, और F2S के जगह पे S इंटू एफ बढ़ाइए तो यहाँ पर आ जाएगा S इंटू 2πf इंटू L2। ठीक है, और 2π इंटू एफ इंटू L2 का वैल्यू क्या था, X2। दैट मीन्स X2S इक्वल टू S इंटू X2। क्लियर है, तो इसी चीज़ को आगे हम लोग इसमें पुट करेंगे। अगर रोटर का इंपेडेंस निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा Z2S बराबर रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। X2S के जगह पे SX2 बढ़ाते हैं तो अब करंट क्या हो जाएगा, I2S इक्वल टू E2S बाई Z2S और SE2 इंटू रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली पावर फैक्टर क्या होता है, R2S बाई Z2S दैट इज R2S बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया सारा पैरामीटर्स। अब यहाँ पर एक ही चीज़ गौर करने वाली बात है कि जब भी हम लोग रोटर का कोई भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर निकालते हैं अंडर रनिंग कंडीशन, तो वहां पर गौर करने वाली बात है कि जो भी पैरामीटर आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ स्लिप। ठीक है, तो एक पैरामीटर चेंज होने से क्या हो रहा है, आपका टोटल जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है। और सिंस आपका स्लिप वेरिएबल टर्म्स है, जो जो चीज आपका स्लिप पे डिपेंड करेगा वो सारा वेरिएबल टर्म्स हो जाएगा। इसीलिए रोटर का जो भी पैरामीटर्स अंडर रनिंग कंडीशन दोज आर टर्म्ड एज अ वेरिएबल क्वांटिटी, जबकि स्टैंडस्टिल कंडीशन में सारा टर्म्स को हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोटर का ईएमएफ इक्वेशन अंडर रनिंग कंडीशन। ठीक है, तो इसमें आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, डेरिवेशंस भी आता है कि अगर मान लीजिए एक मोटर है जिसमें हम लोग सप्लाई एफ दे रहे हैं, ठीक है, और वो इतना स्पीड से घूम रहा है, तो व्हाट विल बी द रोटर फ्रीक्वेंसी एट दैट पर्टिकुलर स्पीड। इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन वहां पर आप पहले स्लिप निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको स्लिप के नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से आंसर आ जाएगा। कभी कभी देता है कि अगर आपका रोटर का फ्रीक्वेंसी इतना है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी इतना है तो उस केस में स्लिप का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि F2S बराबर S इंटू एफ होता है। तो यहां से फॉर्मूला आएगा S इज इक्वल टू F2S बाई एफ, S इज इक्वल टू F2S बाई एफ। दैट मीन्स स्लिप
इज इक्वल टू रोटर फ्रीक्वेंसी बाय सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से स्लिप का एक और फॉर्मूला आ गया एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन मेथड। फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन जहाँ पर हम लोग रोटर का फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके हम लोग स्लिप का वैल्यू को निकाल सकते हैं, दैट इज S इज इक्वल टू F2S बाय F। तो इस फॉर्मूला से आपका भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में, जहाँ पर स्लिप का वैल्यू निकालना होता है, जहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ होता है। बहुत बार आपको स्पीड निकालने बोला जाता है, तो आप स्लिप अगर निकाल लेते हैं तो स्पीड ऑब्वियसली आप निकाल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो स्लिप और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप बढ़िया समझ लीजिए और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। आप ऑब्वियसली अपने बुक्स में ट्राई कर सकते हैं। अगर किन्हीं को भी कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपका उसमें मदद करूंगा। ओके, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप थोड़ा देखिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और एक और रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियोस को पूरी तरह अच्छे से देखें, तभी आपको टॉपिक्स बने समझ में आएंगे। अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको छूट जाएगा और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।